नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वयंसेवक में। साथियों, संघ का एक प्रकल्प है वनवासी कल्याण आश्रम। सेवा का काम करते हैं, वनवासी क्षेत्रों में जाते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री अतुल जोग जी। उनसे हम लोग बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन हम उससे पहले आपको दिखाना चाहेंगे एक छोटी सी रिपोर्ट। आरएसएस से जुड़ा अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जंगल और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है। इस संगठन की स्थापना सन 1952 में वन योगी बाला साहब देशपांडे ने मध्य प्रदेश में की थी। 1978 में इसे राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया। एक अनुमान के मुताबिक देश में 8% करीब 12 करोड़ लोगों की आजीविका का साधन जंगलों पर निर्भर है। वनवासी कल्याण आश्रम कहता है कि वनवासी, ग्रामवासी और नगरवासी सभी हैं भारतवासी। संगठन ये भी मानता है कि देश के आदिवासियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पूरा नहीं पहुंच पाता। कानूनी खामियों का फायदा उठाकर अन्य लोग इनके नाम पर चल रही योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। वनवासी कल्याण आश्रम इसी चक्रव्यूह को तोड़कर लोगों को जागरूक और संगठित करने में जुटा है। इसे वे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा भी मानता है। आज आश्रम का कार्य देश के 352 जिलों के 51,000 जनजातीय गांवों तक फैला हुआ है, जहां ये संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्टल, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में सेवा के 20,000 से ज्यादा प्रकल्पों का संचालन कर रही है। श्री अतुल जोग जी संघ के प्रचारक हैं। पिछले 24 साल से लगातार वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य देख रहे हैं। श्री अतुल रामचंद्र जोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। महाराष्ट्र में रत्नागिरी के मूल निवासी श्री जोग पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन आरएसएस के कार्यों से प्रभावित होकर आपने सन 1992 में प्रचारक बनने का फैसला किया और अपना संपूर्ण जीवन वंचितों और वनवासियों के लिए समर्पित कर दिया। नागालैंड, असम जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में वनवासियों और आदिवासियों के लिए श्री अतुल जोग ने अनुकरणीय कार्य किया। लिहाजा वरिष्ठ अधिकारियों ने आपको वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। जोग साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि वनवासी से क्या अभिप्राय है? किन लोगों को हम लोग वनवासी बोलते हैं? जो वनों पर निर्भर है, ऐसे लोग जिनकी आजीविका वनों से जुड़ी हुई है, जो परंपरा से वनों का संरक्षण करते आए हैं और वनों पर निर्भर रहे हैं, ऐसा जो देश का मुख्य वर्ग है वो है वनवासी। उसको अभिप्रेत करके हम वनवासी शब्द का उपयोग करते हैं। जो अपना ये संस्था है इस प्रकार से कार्य करती है। लगभग 20,000 से अधिक प्रकल्प हमारे चलते हैं। सेवा की दृष्टि से बात करूंगा तो शिक्षा के हमारे जो प्रकल्प है ये लगभग 4,500 शिक्षा के प्रकल्प है। मेडिकल की बात करूंगा तो मेडिकल के भी लगभग 4,000 के आसपास प्रकल्प हमारे देश भर में चलते हैं। जो छात्रावास है, हमारे हॉस्टल्स जो हमारी पहचान बनी है, ऐसे 241 हॉस्टल्स हमारे चलते हैं, जिसपे 10,000 बालक बालिकाएं पढ़ती है। 50 छात्रावासी बालिकाओं के, लड़कियों के अलग से है। इसी प्रकार जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं को जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उसके लिए जो बड़ा काम चलता है, तो लगभग 3,500 ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं। ग्राम विकास के भी विभिन्न काम चलते हैं। तो इस प्रकार के सेवामूलक सारा काम चलता है जी। साथ ही कल्याण आश्रम के और 2 काम चलते हैं। एक है जागरण का काम, समाज का जागृति करने का काम, अवेयरनेस का काम, एक ये बड़ा चलता है। और संगठन करना लोगों को, जैसा युवा है तो युवाओं को संगठित करना पड़ेगा, महिला है तो महिलाओं को संगठित करना पड़ेगा। तो ऐसा संगठित करते हुए इस सामाजिक काम के साथ जोड़ना। देखिए, मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछूंगा। आपने कहा कि लोगों को जागरूक करते हैं। सबसे बड़ा जो एक चुनौती है वो धर्म परिवर्तन की है। हमने ये सुना है कि लगातार धर्म परिवर्तन आदिवासी क्षेत्रों में चलता रहता है। दूसरी मिशनरी या दूसरे धर्म के लोग आते हैं, उसको कैसे आप लोगों को जागरूक करके निपट रहे हैं? ऐसा है ना कि मैं छोटी कहानी बताना चाहूँगा आपको। बिल्कुल बताइए। जब 1981 में हमारे संस्थापक वनयोगी बाला साहब देशपांडे जी ये असम में गए थे, तो उस समय पास के मेघालय राज्य में गए थे और मेघालय के राज्य के नर्त्यांग गांव में उनका
पहले मीटिंग थी वहाँ के लोगों के साथ। हालांकि उस समय बहुत बड़ा काम नहीं था, केवल संपर्क था। तो कुछ 20-25 खासी ट्राइब के लोग, खासी जनजाति के लोग बाला साहब जी को मिलने के लिए आए थे। तो मिलना होने के बाद स्वाभाविक भोजन, तो गांव में कोई होटल की व्यवस्था नहीं और हम तो सब संगठन के लोग परिवार में भोजन करते हैं। तो एक परिवार में भोजन हुआ, फिर भोजन होने के बाद स्वाभाविक परिवार के लोगों से परिचय। तो भोजन किसने बनाया, तो माताजी का परिचय। तो पता चला कि माताजी का नाम माई पासा है। तो बाला साहब जी ने पूछा कि माई पासा से और पूछताछ शुरू की, तो पता चला कि माई पासा ना उस घर में रहती ना उस गांव में रहती है, वो 50 किलोमीटर दूर से आई है। तब उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, तो माई पासा ने बताया हाँ मैं बहुत दूर से आई हूँ, क्योंकि मैं इसी मेघालय के खासी समाज में मेरा जन्म हुआ। अभी मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ, लेकिन मैं बचपन से देख रही हूँ कि हमारे इस मेघालय के खासी पहाड़ों में, जयंतिया पहाड़ों में, गारो पहाड़ों में, तो ये सारे क्षेत्र में ईसाई मिशनरियाँ घूम रही है। उनकी मिशनरी है, नन्स है, सिस्टर्स है, पास्टर्स है, फादर है, ये सब घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनके हॉस्टल से, हॉस्पिटल से, मेडिकल सेंटर से, चर्च है, और सबका उद्देश्य एक है कि हमारा जो पुरातन धर्म है, जो हम खासी समाज हजारों वर्षों से मानते आए, उनकी भाषा में कहते हैं न्यामत्रयी। तो मेरा जो न्यामत्रयी, जो मेरा अपना धर्म है, इसको वो समाप्त करना चाहते हैं और नए धर्म में हमको धर्मांतरित करना चाहते हैं। लेकिन बोली मैं तो धर्मांतरित नहीं हो गई हूँ, ना होने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अपने धर्म पर तो गौरव है, मैं अभिमान है। लेकिन जब जब उनको देखती थी तब तब मुझे लगता था कि मेरा धर्म बचाने के लिए भी कोई ना कोई हिंदू का फादर भी अवश्य आएगा, कोई ना कोई एक हिंदू का फादर अवश्य आएगा। इसलिए मुझे पता चला कि आप आने वाले हैं, तब मुझे लगा जिसकी मैं राह देख रही हूँ वो आ गया। इसलिए मैं 50 किलोमीटर दूर से यहाँ आई हूँ। मैं गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सोचा मेरे हाथ का खाना तो बना के खिला सकती हूँ, इसलिए मैं आई हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं, जहां तक मैं समझा हूं, आपके कहने का आशय ये है कि हम लोग बड़ी देर से उन लोगों के बीच में पहुंचे। ठीक, जो दूसरी मिशनरियां हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो पहले से उनके बीच में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कारण मेरे, और दूसरा भी अर्थ इससे निकलता है कि धर्मांतरित हो रहे तो उसमें उनकी गलती नहीं है, हम नहीं पहुंचे, और फिर भी अपने धर्म को टिकाने की जिद उनके अंदर थी। और इसीलिए जैसा बोलते हैं ना कि रोग जहां दवा वहां, तो उसी प्रकार जिस समाज में धर्मांतरण हो रहा है वह धर्म को बचाने वाले भी लोग हैं। आवश्यकता थी उनको सहारा देने की, उनको साथ में खड़ा होने की, उनके पीठ पर हाथ रखने की, बस इतना काम कल्याण आश्रम ने किया, उनको सपोर्ट करता। करेक्ट। और इसी प्रकार नागालैंड में रानी गाइदिंलु मिली, अरुणाचल में गए तो वहाँ पर हमको तालुंग रुगबो जी मिले, मेघालय में एंडरसन मौरी, हिप्सन रॉय मिले, हमारे मणिपुर में गए तो प्रोफेसर गंगूमाई कामई मिले, रामकोई जेमे मिले, आसाम में जलेश्वर ब्रह्म मिले। तो देखा जाए तो हर एक जनजाति में जैसे जैसे हम फैलते गए तो हमको लगता था कि सब क्रिश्चियन हो, ऐसा नहीं है। हमारा धर्म बचाने के लिए कोई ना कोई खड़ा था, लगे हुए थे। लेकिन दूसरी बात आपने अभी कहा कि उन लोगों को संगठित करते हैं जी, और जैसे आपने बताया कि ये सब लोग जो है पूरे देश में फैले हुए हैं, 8% के आसपास आबादी है वनवासियों की। खासतौर से जो बॉर्डर एरिया है देश का, जहाँ सीमाएं लगती हैं, वहां पर इनकी काफी संख्या है। सुरक्षा से जुड़ा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक मुद्दा है जी। उसके लिए संगठन की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि जैसा हम देखते हैं कि तिब्बत की बॉर्डर हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश है, ये सारे बॉर्डर पर जनजाति समाज रहता है और सीमा की सुरक्षा वहाँ रहने वाले समाज पर ऊपर भी निर्भर है। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ तक हमारा काम हो, और इस दृष्टि से कल्याण आश्रम ने भी एक अरुणाचल और तिब्बत, ये बॉर्डर का सर्वे हमने किया था। इसी प्रकार बांग्लादेश का सीमा का भी हमने सर्वे किया है। तो जब तिब्बत का सर्वे हमने तिब्बत और अरुणाचल के बॉर्डर का किया तो लगभग 1000 किलोमीटर की बॉर्डर है। 10 ग्रुप हमने बनाए और हर ग्रुप लगभग 100 से 125 किलोमीटर पैदल चलते चलते एकदम लास्ट गांव तक पहुंच के गया जी। और वहाँ उनको क्वेश्चनरी दी थी, गांव में स्कूल है क्या, मेडिकल की फैसिलिटी क्या है। तो काफ़ी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसमें एक बात थी, नमक का दाम कितना है, क्योंकि भोजन में बिना नमक कोई टेस्ट नहीं है। तो ये बात है 2011 की, उस समय नमक का दाम 45 रुपये किलो था उधर बॉर्डर वहाँ पर। तो आप सोच सकते हैं कितनी कठिन परिस्थिति में वो लोग रहते हैं। तो ये सारा सर्वे, लेकिन फिर भी वो लोग रहते थे, कहते थे कि हम तो डट के रहेंगे भाई, हम तो भारत के साथ है। मैं भी उस ग्रुप में गया था तो मुझे आश्चर्य लगा कि इतनी असुविधा में रहने के बाद, लाइट नहीं है, रोड नहीं है, सब चीज़ महंगी है, फिर भी देश के खिलाफ एक भी अपशब्द निकालता नहीं है
और हमारे यहाँ ट्रेन आने में 2-10 मिनट लेट हो गई, बस आने में 10 मिनट लेट हो गई, हम शोर मचा देते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि सही में सभ्य कौन है, ऐसा मेरे मन में कभी कभी प्रश्न पड़ता है, मेन स्ट्रीम में कौन है, सही भारत कौन सा है, ये है ना वो है। तो ऐसी अनेक बातें हैं। लेकिन वहाँ के युवाओं को फौज में भर्ती कराने के लिए भी आप लोगों ने अभियान हाँ चलाया जी, था। फिर ये सारा रिपोर्ट आने के बाद हमने, उस समय अरुणाचल के राज्यपाल थे जनरल जे सिंह, जी, उनके साथ हमारे एक टीम की डेलीगेशन गया। तो उनको मिलने के बाद उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि इतना विस्तृत रिसर्च या किसी ने नहीं किया था। तो उस समय UPA 2 थी, तो A.K. एंटनी साहब से हमारी टीम मिली, उपराष्ट्रपति को मिलना हुआ, और बाकी लोगों को मिलने के बाद उपराष्ट्रपति के और डिफेंस मिनिस्टर को हमारे कार्यकर्ता ने पूछा कि हम सरकार को मदद क्या कर सकते हैं। तो मंत्री बोले कि भाई असल लोग हमारे पास मदद मांगने को आते हैं, आप मदद देने के लिए आए? तो बोले हाँ, हम भी कुछ मदद कर सकते हैं। तो भारतीय सेना और अरुणाचल विकास परिषद जो हमारी संस्था है, तो इट वॉज अ जॉइंट वेंचर कि बॉर्डर के युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए हमने 2 जगह पर आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया था। 195 यूथ्स वेर पार्टिसिपेटेड, 69 वेर सिलेक्टेड। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सर्वे करने वाले बहुत एजेंसी, बहुत सर्वे होते हैं। सर्वे करने के बाद हमारा दायित्व भी बनता है इस समस्या के लिए व्हाट आर द सॉल्यूशंस। नहीं तो इसको आपने आगे नहीं बढ़ाया? अभी भी चल रहा है, आज भी हमारे वहाँ पर मेडिकल कैंप्स होते हैं, वहाँ के अभियान की हम बात कर रहे हैं, वो चल रहा है, वो सरकार के द्वारा भी चल रहा है। आसाम राइफल इसको काफ़ी टेकअप किया है, इसलिए वो अच्छी तरह से चल रहा है। आज जैसा ये सरकार बदली है, अभी NDA 2 चल रही है, सेकंड इनिंग चल रही है, रास्ते हो गए, काफ़ी डेवलप, लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई ना। तो इसलिए अभी के सरकार के समय में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हुए, लोगों का मानस भी बदल रहा है। इसका बदलाव हम सब अनुभव कर ही रहे हैं। आपने सरकार की बात की है और विषयांतर आप कहेंगे हो गया, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए इन लोगों को वो नहीं पहुंच पा रहा है वनवासियों तक। ऐसा ना कि इसमें सरकार के नियम कानून तो ठीक है अपने जगह पर है, लेकिन कई अनेक जगह पर हमको दिखता है संवेदनशीलता की कमी। ये मुख्य कारण है उसके तरफ देखने का, कि जनजातीय समाज को कुछ ये जो आरक्षण है ये हम दे रहे हैं, तो इसके प्रति एक कृतज्ञता की जो भावना होनी चाहिए ना, इसका अभाव दिखता है। जो समाज वनों में रहकर हमारी धर्म संस्कृति की, देश की रक्षा करता रहा है, उसके प्रति कृतज्ञ हमको बनना पड़ेगा ना, उसका अभाव है। साथ ही कुछ ऐसे, जैसा एक प्रश्न महाराष्ट्र में है, अन्य राज्यों में भी है, बोगस आदिवासी, कि नाम सदृश लोग अपने को आदिवासी या जनजाति समाज की लिस्ट में घुसा रहे हैं। कोली है तो महादेव कोली नाम से हम भी वनवासी के नाम पे घुसा रहा है। तो इस प्रकार के कई नाम सदृश जो लोग हैं तो वो घुसा रहे। तो इस कारण बोगस आदिवासी, अभी महाराष्ट्र सरकार के लिए रिपोर्ट करते हैं कि 10,000 सर्विसेज ऐसे बोगस आदिवासी ने लिया है। मेरा यही आपसे सवाल था कि जो लाभ असली आदिवासियों को मिलना चाहिए वो नकली ले नहीं मिला है। लेकिन इसके ऊपर समझने के बाद भी एक्शन लेने में सरकार देरी कर रही है। सरकार कोई भी पार्टी की हो, वो देरी हो रही है, और बोलते हैं ना जस्टिस डिनाइड, तो इट इज हैपनिंग। लेकिन फिर भी चलो, सब निगेटिव ऐसा भी नहीं कहेंगे, कुछ अच्छी बातें भी हो रही है, कोई जगह पहल होकर भी कुछ काम हो रही है। या फॉरेस्ट राइट एक्ट जैसे 14 साल होकर बने हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अब तक पूरा नहीं हो रहा है। पेसा कानून बने हैं 1994 में, 26 साल के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो वो गति से नहीं होगा तो बोलते हैं ना एक्शन स्पीक्स। तो सरकार की कृति दिखनी चाहिए, केवल भाषण देने से होने वाला नहीं है। एक रोजगार का भी विषय है कि इनके पास जो कुटीर उद्योग धंधे हैं उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए कि आमदनी का साधन बढ़े और इनका जो जीवन स्तर बढ़े। बराबर है जी। लेकिन क्या है कि जैसा ये है ना कि जैसा मैंने बताया कि वनों पर निर्भर समाज था, लेकिन क्या है कि इसको वनों से दूर करने के लिए ब्रिटिश जमाने में फॉरेस्ट लोगों से अलग कर दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर फॉरेस्ट दे दिया, इसलिए मालिक को नौकर बना दिया। इसलिए बिना परमिशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के परमिशन वनवासी वनों में जा नहीं सकता है, जाएगा तो डंडा खाएगा। मैं मालिक को डंडा खाना पड़ रहा है, ये स्थिति है। हालांकि 2006 में बदल गया बात, अब तक सिचुएशन वही है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन देना नहीं चाहता है, जनजातीय समाज लेना चाहता है। तो ये जो आपसी संघर्ष जो है, तो ये किधर ना किधर जल्दी से जल्दी नहीं मिटेगा, तो फिर ये धारणा बनती जाएगी कि हमें ऊपर अभी भी न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय को देरी हो रही है। तो ये स्थिति तो है। चलिए, मैं ये चाहूंगा, लेकिन कुछ इनिशिएटिव जैसा ट्राइफेड का एक वन धन योजना इस सरकार ने लाई है, जिसके तहत ये वनोपज को एक अच्छा मार्केट देने का प्रयास भारत सरकार ने किया है, जो अच्छा किया है। इट इज़ रियली अप्रिशिएबल। एक बहुत बड़ा काम ट्राइफेड के द्वारा भी हो रहा है। तो ऐसे कई इनिशिएटिव करने की आवश्यकता है, लेकिन इसकी गति बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। तो मैं इसीलिए आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप क्या अपील तो एक सभ्य समाज से जो
अपने आप को सभ्य समाज बोलता है, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, नगरवासी, उनसे क्या करना चाहेंगे वनवासियों को लेकर, और साथ में सरकार से क्या आप अपील या अपेक्षा करते हैं? मुझे लगता है कि जिनको संभव है ना, कि बहुत बार वनवासी के बारे में ना सही कंसेप्ट लोगों के मन में नहीं है। उनको लगता है आज ही वो बिना वस्त्र का घूम रहा होगा, ऐसा नहीं है। वो भी समाज बदल चुका है, ये समझना होगा। जनजाति समाज को समझना होगा। वो फिल्मों से, किताबों से उसको समझने का प्रयास मत करिए। मेरा तो सबको एक निवेदन है कि साल में 2 या 3 दिन आप अवश्य वन यात्रा नाम का हमारा कार्यक्रम है, या वनवासी जीवन देखने के लिए जाओ। आप पिकनिक मनाने के लिए वैसे ही जाते हैं, पिकनिक मूड में मत जाओ, सिखाने के लिए मत जाओ, सीखने को जाओ, समझने को जाओ। तो जब अब तक आप जनजाति समाज को समझेंगे नहीं ना, तब तक इसका सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। और जब जाएंगे तो आपके आप सामने प्रश्न आएंगे, तो संवेदनशील मन रहेगा तो कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। तो इस प्रकार एक सोशल एसिमिलेशन की जो प्रोसेस है ना, इसको थोड़ा सामाजिक स्तर पर भी गति देने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्री अतुल जोग, जो संगठन मंत्री हैं राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था के, उन्होंने काफी सारी बातें हमें बताई। सबसे बड़ी बात यह है कि संवेदनशीलता होनी चाहिए। सरकारी मशीनरी की तरह काम करती है। हृदय के अंदर एक भावना होनी चाहिए काम करने के लिए। और खास बात यह है कि जो अगर हम लोग भारत को देखना चाहते हैं तो हमें वनवास में जाना पड़ेगा, वनवासियों से मिलना पड़ेगा। हिंदुस्तान के जो बड़े शहर हैं उसके अंदर इंडिया बस सकता है, लेकिन जो असली भारत है वो छोटे गांवों में, कस्बों में और साथ में वनों में बसता है। कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपको फिर मुलाकात करवाएंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।